गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को। गुड मॉर्निंग। नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ और आप जरा पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगा, उसके बाद लेखक के अनुसार नेताजी का चश्मा का सारांश बताऊंगा, प्रश्न कोश बताऊंगा, गतिविधियां बताऊंगा। पहले आइए लेखक का परिचय आप समझ लें। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, जिनका कि जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगी अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। तो आप देखेंगे उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन की कुशल चितेरी स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। आइए, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो आइए, ये आपने सारांश सुना और कहानी का आप देखें, विधिवत जानकारी लें। नेताजी का चश्मा पाठ। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी की काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क बनवा दी तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका की किसी चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसकी भी एक छोटे से हिस्से के बारे में।
पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्त की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ये अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौती हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रही थी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक के कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृश्य से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटखटी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे में गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले की खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वो एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों में हंसा। उसकी तोन तिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता ही। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब कोई कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आदत करती है मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर आंखों में हंसा। उसकी तोन तिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। अच्छा, पान वाले के लिए ये मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित
और ध्रुवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्त के नीचे लिखा, मूर्तकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्मे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्त बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगी बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता। हालदार साहब चक्कर में पड़ के पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते, क्या यही इसका वास्तविक नाम? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्त में चश्मे बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुशल देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्त के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्त की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान की पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचती क्या होगा उस कौम का जो अपनी देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने बिकने की मौके ढूंढती। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर साहब बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहीं रुकेंगे, नहीं आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्त की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्त की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखें, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्त की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्त की आंखों पर सर करने से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना देते। हालदार साहब भावुक हो गया। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वह कैप्टन जैसा कार्य करता था। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, जैसा आपके मन में पान वाले का तस्वीर उभर रही है उसके बारे में लिख ली।
वो लंगड़ा क्या जाएगा, फौज में पागल है। कैप्टन के प्रति पाने वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया कीजिए हैं और अपनी गतिविधि नंबर 1 को लिखिए। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना कीजिए। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। आप अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। गतिविधि नंबर 3। तो इस तरह से आप ये पाठ पढ़ें और इस पाठ के बारे में प्रश्नोत्तर खूब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बीइंग विद मी। स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच टू यू एंड टू योर गार्जियन।